नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम को। अगर आप चुनने को लेकर अगर आपकी दिलचस्पी है तो आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुन लीजिए। ये बात हम इसलिए करें क्यों चुन लीजिए, क्योंकि आज 30 नवंबर आखिरी डेट है और अभी तक किसी भी प्रकार का उस तरीके का जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है जिसमें ये चर्चा नहीं हुआ है कि इस डेट को एक्सटेंड किया जाता है। जैसे पहले 3 महीने के बाद फिर से 3 महीने के डेट को एक्सटेंड किया गया कि कोई अगर एनपीएस सब्सक्राइबर अगर यूपीएस में आना चाहता है तो वो बेझिझक आ सकता है। कुछ उसको प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा साइट पे जाके। तो आज इसी वीडियो पे बात करेंगे, इस वीडियो में आज इसी विषय पर बात करेंगे कि केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं आखिर उनको ये क्यों नहीं भा रहा है कि वो एनपीएस से यूपीएस की ओर जाए। यूपीएस में कुछ बातें केंद्र सरकार ने अपने तरफ से जो पेश किया था गजट में, जहां पे ये बात को तय किया गया था, एक मानक बना था। एक मानक क्या बना था कि 10,000 रुपया मिनिमम पेंशन इसमें हम देंगे। 60% फैमिली पेंशन की जब बात आया था तो 60% मिलने वाले पेंशन की राशि को 60% उनके परिवार को, स्पाउस को देंगे, पति या पत्नी में से। अभी का स्थिति क्या है कि जो एक डेटा जो आया है अलग अलग सोर्स से, उस डेटा में ये स्थिति बना हुआ है कि पिछले महीने तक लगभग 1 लाख तक भी लोग एनपीएस से यूपीएस में नहीं गए हैं। केंद्र सरकार के अगर कर्मचारियों की बात करें तो लगभग अनुमान 25 लाख के डेटा पे आप बात कर सकते हैं कि 25 लाख के आसपास में केंद्रीय कर्मचारी हैं जो एनपीएस में कवर है। अभी बहुत से भारत के ऐसे राज्य हैं जो अभी यूपीएस को लागू नहीं किए हैं। 1-2 राज्यों ने घोषणा किया था, लेकिन अगर केंद्र और राज्य के अगर एम्प्लॉय को मिला दिया जाए तो ये संख्या एक बड़ी संख्या में बन सकता है और लगभग इन लोगों की संख्या 80-85 लाख के आसपास में जा सकता है जो एनपीएस सब्सक्राइबर है, केंद्र या राज्य सरकार के सेवा में है। अब इस विषय को समझिएगा और इस विषय को इसलिए समझिएगा कि जब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातों को यूपीएस में जब दिया गया फिर भी कर्मचारी को क्यों नहीं यूपीएस बहा रहा है, यानी वो एनपीएस में ठहरे हुए हैं, ठहराव एनपीएस में है। एनपीएस से ही ओपीएस की मांग चल रहा है कि ओपीएस हमको दीजिए। यूपीएस में जाने का जो विकल्प खोला गया उस विकल्प पे आखिर क्यों नहीं लोग तैयार हो पाया। और आज अगर यह 30 नवंबर को अगर नहीं आप इसमें शामिल होते हैं तो फिर क्या आने वाले समय में इसका विकल्प खुलेगा, यहाँ पे एनपीएस सब्सक्राइबर ही बने रह सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा, सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं कि कुछ पैरामीटर पे बात करेंगे जो एनपीएस और यूपीएस को अलग किस पैरामीटर पे आप कर सकते हैं। सबसे पहले जिस पैरामीटर की बात करते हैं तो वो पैरामीटर है एनपीएस का। एनपीएस का जो पैरामीटर है यहाँ पे सबसे पहले कंट्रीब्यूशन की बात आता है, यानी कितना पैसा किस तरीके से कटता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला बात आया है कि कर्मचारियों का 10% राशि उनके वेतन से कट जाता है। ठीक है, 14% राशि सरकार देता है, यानी 24% राशि एनपीएस में प्रति माह कटता है। यूपीएस का पैरामीटर क्या है कि यूपीएस में 10% ठीक उसी तरीके से कटेगा अगर आप यूपीएस में जाएंगे, और जो 14% सरकार दे रही थी वहां पे 10% सरकार देगी। 8.5% पूल कॉर्पस में जमा होगा, यानी लगभग यहाँ 18.5% राशि जो है आपको यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, तो टोटल राशि हो गया 28.5%। अब ये देखिए कि 28.5% तो जमा हो रहा है, लेकिन बेनिफिट कितना राशि का आपका मिलेगा, तो ये 10% ये वाला और 10% ये वाला। तो बताइए यहाँ पे जो 24% राशि जमा हो रहा था और यहाँ पे इस पे 20% हो रहा है। तो अब आगे चलते हैं, सेकेंड पैरामीटर को देखते हैं। यहाँ पे एश्योर्ड पे आउट की बात किया गया है। तो एनपीएस में एश्योर्ड पे आउट में यहाँ पे बात हुआ है नो, मतलब किसी भी प्रकार का आप एश्योर्ड यानी जो एक आप कह सकते हैं उसको कि एक मानक जो तय किया गया है जिसमें आपको सेवानिवृत्ति राशि दिया जाएगा। तो यहाँ पे एनपीएस में किसी भी प्रकार का कोई एश्योर्ड पे आउट नहीं है, लेकिन यहाँ पे यूपीएस में एश्योर्ड पे आउट है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन। यहाँ पे कुछ स्थितियों को आपको देखना होगा तभी जाके आपको कुछ एश्योर्ड पे आउट मिलेगा। अब यहाँ पे आइए जरा मिनिमम पेंशन पे आइए, क्योंकि सबसे बड़ा विषय यही है मिनिमम पेंशन का। मिनिमम पेंशन एनपीएस में कुछ भी नहीं है और यहाँ पे यूपीएस में 10,000 रुपया मिनिमम पेंशन देने की बात किया गया है। यानी 10,000 किसको मिलेगा, तो जो 10 वर्ष का सेवा अगर कर लिए हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में केंद्र सरकार के कर्मी के तौर पे, तो उन लोगों को 10,000 रुपया मिनिमम पेंशन तय किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ डियरनेस रिलीफ की बात किया गया है, तो यहाँ पे एनपीएस में नो है और यूपीएस में यस है।
अगर डियरनेस रिलीफ को अगर इस कैलकुलेशन से देखते हैं तो अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अगर 10 वर्ष की सेवा के बाद अगर उसका 80,000 रुपया अगर पेंशन बन रहा है तो उस पे अब 10,000 रुपया यहाँ पे आपकी पेंशन राशि, 10,000 रुपया पेंशन राशि और 5800 रुपया इसमें और जोड़ दीजिए तो लगभग ये आपका हो गया 15,800 रुपया। अब ये जो डीआर जो देख रहे हैं प्रत्येक 6 महीने पे केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को, ओपीएस वाले को भी ये बेनिफिट देता है और यूपीएस वाले को भी ये बेनिफिट देने की बात किया है। अब देखिए यहाँ पे फाइनल विड्रॉवल की बात कर रहा है। फाइनल विड्रॉवल कर रहा है कि अप टू 60%। एनपीएस में क्या था कि जब कोई भी व्यक्ति जब सेवानिवृत्त होता था तो जितना उसका कॉर्पस बना, अगर एग्जांपल समझिए, अगर उसका कॉर्पस 50 लाख बना तो उसमें से 60% राशि उसको दे दिया जाता था। ठीक है, यानी लगभग 30 लाख की राशि वो ले लेता था और 20 लाख रुपया उसे छोड़ देना होता था एनपीएस में, और इसी 20 लाख पर उसको एन्यूटी मिलता था और इसी एन्यूटी के आधार पर उसका एक मासिक पेंशन तय होता था, जो जिसमें किसी भी प्रकार का महंगाई राहत नहीं दिया जाता था। ये फाइनल विड्रॉवल जो है ये एनपीएस में भी है और यूपीएस में भी ये 60% देने की बात किया है कि 50% आप 60% एनपीएस में भी, 60% आप एनपीएस के जैसा यूपीएस में भी ले सकते हैं। अब देखिए फैमिली बेनिफिट की अगर बात कर रहा है तो डिपेंड्स ऑन एन्यूटी। तो फैमिली बेनिफिट्स किस पे, अगर किसी भी एनपीएस सब्सक्राइबर का अगर निधन हो जाता है तो पति या पत्नी में से वो जो 40% अमाउंट था उस पर उसको उसके वाइफ या हस्बैंड को वह पैसा का पेंशन मिलते रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो 60% सब्सक्राइबर्स पे आउट देख रहे हैं, यहाँ पे मिलने वाले पेंशन का 60% दिया जाएगा और उस पर भी डीआर का बेनिफिट समय समय पर मिलते रहेगा फैमिली पेंशन में। यहाँ पे इस चीज को तो ऐड किया गया जो 2 नंबर पॉइंट पे फाइनल विड्रॉवल में दोनों में 60% है। लेकिन जैसे ही अगर आप इसमें से कुछ पैसा को निकाल लेते हैं तब आपका ये मिलने वाला मिनिमम पेंशन जो है वो कम जाएगा। यानी ये स्वस्थ पेंशन नहीं है, यूपीएस जो है यह हेल्दी पेंशन नहीं है। हेल्दी पेंशन एक भारत में केवल है तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत प्रावधानित है। अब हेल्दी पेंशन के लिए अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप ये पेंशन को अगर आप यूपीएस में जा रहे हैं तो यूपीएस में जब आप जा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ चीजों को, जैसे आपने अगर फंड को निकाला तो उसके बाद आपका जो सीधे जो पे आउट है, आपका जो मिलने वाला मंथली जो एश्योर्ड पेंशन है वो 10,000 से भी नीचे चला जाएगा। यानी आपकी जो भी राशि यहाँ कटौती हुआ उसको आपको यहाँ पे छोड़ना होगा। तो इस तरीके से इसे कह सकते हैं कि आखिर जो सेंट्रल एम्प्लॉई है उन लोगों को ये क्यों नहीं भा रहा है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अब यहाँ पे जरा देखिए कि कुछ डेटा पे अगर हम बात करें, अगर तो यहाँ पे आप देखिए कि सितंबर 2025 जुलाई तक अगर बात करें तो जुलाई तक इसमें 31,555 जो एम्प्लॉई हैं वह यूपीएस के विकल्प को चुने हैं। सितंबर 2025 तक 70,000 और अक्टूबर तक 97,000 का ये आंकड़ा पहुंच गया है यूपीएस में। ये कौन लोग हैं जो एनपीएस से यूपीएस को ऑप्ट किए हैं? एक विकल्प आया है, पहला विकल्प में क्या था कि 1 अप्रैल 2025 को जब यूपीएस आया था तो 3 महीने के लिए खोला गया था, तो इसको पहला एक्सटेंड किया गया 3 महीने का और फिर से इसको 3 महीने का एक्सटेंड किया गया। अभी तक का जो स्थिति है, यानी आज की अगर बात करें तो अभी तक किसी भी प्रकार का वैसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि फिर से ये 3 महीने के लिए एक्सटेंड होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। यानी अगर क्या एनपीएस कर्मचारी अगर जो यूपीएस में नहीं जा पाए तो क्या अब वे जाने का मौका फिर से सरकार इनको नहीं देने जा रही है? बड़ा गंभीरता के साथ इसे देखा जा सकता है। तो ये कैसे जाएंगे, यानी फिर अगर विकल्प खुलता है तब फिर अगर जाना होगा अपने सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, तो फिर ये एनपीएस से यूपीएस में जा सकते हैं। एक चीज यहाँ पे और मेंशन कर देना चाहता हूं कि बीच में एक ये भी आया था कि अगर कोई एनपीएस से यूपीएस में चल गया और इच्छा है कि अगर एनपीएस में हम फिर वापस आए तो एक बार उनको मौका दिया जाता है कि आप यूपीएस से फिर वापस एनपीएस में आ सकते हैं। लेकिन अगर आ गए फिर तो फिर दोबारा आप यूपीएस में नहीं जा सकते हैं। अब देखिए ये जो विषय को अगर बात करें कि अगर जो जुलाई तक का जो डेटा है उस डेटा में कौन से विभाग के कितने कर्मचारियों ने यूपीएस को अपनाया है, तो 31,555 कर्मचारियों में से जो सबसे बड़ी संख्या लगभग जो कर्मचारियों का रहा था वह सिविल डिपार्टमेंट से 21,000 के आसपास में, डाक विभाग से 10,000 के आसपास में, टेलीकॉम से 31 और रेलवे से 18,000 और सिविल सेक्टर से 7,000
कर्मचारियों ने यूपीएस के विकल्प को चुना है। ये लगभग 31,555 कर्मचारियों के डेटा के आधार पर है। अब देखना है यहाँ पे कि किस तरीके से ये जो लेटर को आने वाले समय में जिस तरीके से डेट को बढ़ाया गया था, एक्सटेंड किया गया था, और इसमें आप देख सकते हैं कि यूपीएस को डेट बढ़ाने को, कट ऑफ डेट को जो एक्सरसाइजिंग किया गया था वह 30 नवंबर 2025 को, यानी 30 नवंबर 2025 के बाद अगर ये यूपीएस की ओर अगर ये ऑप्शन को बंद कर दिया जाता है कि एनपीएस से आप यूपीएस में कैसे आएंगे, अगर ये ऑप्शन बंद होगा तो लगभग एक बड़ी संख्या में कर्मचारी जो है वो ये बात को समझ लिए हैं कि एनपीएस उनके लिए ज्यादा अच्छा है या यूपीएस ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रफ्तार काफी स्लो है यूपीएस में जाने का रफ्तार। क्योंकि यहाँ पे इस चीज जब यूपीएस आया था तो जिस तरीके के पहले चर्चाएं थे, आईसी और बीसी की जब बात किया गया, मतलब एक बेंचमार्क कॉर्पस की जब बात आया, ठीक है, तो उस तरीके के जब कॉर्पस की जब बात आने लगा तब लोगों को लगने लगा कि हाँ ये तो जो मिनिमम पेंशन पे तो मिनिमम पेंशन तो तय है, लेकिन पैसा अगर बीच में निकाल लिए, कटौती जिस तरीके का मेरा हो रहा है, अगर उस पैसे को हम निकालें तो मेरा वो जो एस्योर्ड है वो नीचे की ओर चला जाएगा, यानी यहाँ भी मिनिमम पेंशन उस तरीके का पेंशन नहीं है जैसा कर्मचारी खोज रहे थे। तो 30 नवंबर आज आखिरी डेट है इस विषय का कि यूपीएस में आप बने हैं या एनपीएस में बने हैं। आने वाले समय में केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय लेता है, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होगा। अगर कोई सुझाव होगा तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, यूपीएस से संबंधित होगा। अगर नए जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।